नमस्कार, मैं बीएससी नर्सिंग चौथी वर्ष की छात्रा आज आप सबको दूध के संग्रहण मतलब स्तनपान के दूध के संग्रहण के उचित तरीके के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि पहले 6 महीने बच्चे के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें माँ का दूध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बाकी पोषक तत्वों के साथ साथ। आजकल की व्यस्त दुनिया में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दूध का संग्रहण किस तरीके से उचित तरीके से किया जा सकता है। साथ ही साथ नौकरी पेशा महिलाएं वह व्यस्त महिलाओं के लिए ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपने दूध का संग्रहण किस प्रकार से कर सकते हैं कि बच्चे को पूरा पोषण दे सके और सही समय पे दे सके उनके व्यस्त जीवन के साथ साथ। तो पहले मैं आपको बताने जाऊंगी 3 तरीके, किन 3 तापमानों में और 3 तरीकों से हम दूध का उचित संग्रहण कर सकते हैं। पहला, अगर हम सामान्य तापमान में दूध को रखते हैं अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस में दूध को रखा जाता है तो उसे हमें 4 घंटे के अंदर ही उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अगर हम फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, फ्रीज़र के अंदर यदि हम 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर दूध को संग्रहित करते हैं तो उसे हम 4 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, वह उसका उपयोग कर सकते हैं। और आखिरी तीसरा, अगर हम डीप फ्रीज़र के अंदर रखते हैं अर्थात -18 डिग्री सेल्सियस में अगर हम उसे रखते हैं तो उसका प्रयोग हम 6 से 12 महीने के अंदर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी दूध संग्रहण के समय पर किन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि हम साफ सुथरे बर्तन में ही स्तनपान के दूध का संग्रहण करें। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें यदि हमें दूध संग्रहित पैकेट मिलता है तो उसके अंदर हम दूध संग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी फ्रीज़र के दरवाजे में दूध संग्रहित पैकेट व बर्तन को ना रखें क्योंकि फ्रीज़र के दरवाजे के खुलने व बंद होने की वजह से तापमान में परिवर्तन आ सकता है। तीसरा, हम कभी भी दूध संग्रहित पैकेट व बर्तन को 3/4 से ज़्यादा ना भरें क्योंकि उसके भरने की वजह से हमें पता होता है कि दूध के अंदर पानी की मात्रा 27% होती है, जिसकी वजह से वह पानी ठंडा होता है और उसकी मात्रा अपने से अधिक हो जाती है, जिससे दूध के फैलने का खतरा रहता है। इसीलिए कभी भी दूध के पैकेट व बर्तन को 3/4 से ज़्यादा ना भरें। चौथा, दूध संग्रहित पैकेट व बर्तन को यदि हम ठंडे से सामान्य तापमान में लेके आते हैं तो उसे दोबारा फ्रीज़र में ना रखें, उसे 1 से 2 घंटे के अंदर ही प्रयोग करा जाए व उपयोग किया जाए क्योंकि जब हम उसे सामान्य तापमान में लेके आते हैं तो उसकी मात्रा व उसका तापमान जो होता है वो ठंडे से अधिक हो जाता है, जिसमें जीवाणु वृद्धि जो होती है वह तेज़ी से होने लगती है जो दूध को खराब कर सकता है। यह थे कुछ प्रयोग और उपयोग जो हमें उचित तरीके से दूध संग्रहण के बारे में बताता है, वह हमें करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपको थोइंग के बारे में बताऊंगी। थोइंग का अर्थ है दूध को पिघलाना। अभी मेरे साथी ने आपको बताया कि दूध को कैसे संग्रहित करें, कितने समय के लिए करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि संग्रहित दूध का इस्तेमाल कैसे करें। थोइंग का अर्थ है तापमान में गिरावट के कारण दूध का ठोस या फिर जम जाना। उस जमे हुए या ठोस दूध को सामान्य तापमान या फिर बच्चे के पीने लायक तापमान पर लाना ही थोइंग है। थोइंग हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला तरीका है रेफ्रिजरेटेड डीफ्रोस्टिंग। रेफ्रिजरेटेड डीफ्रोस्टिंग में हम दूध को रेफ्रिजरेटर में 8 घंटे के लिए तरल होने के लिए रख देते हैं। जब भी आप इस तरीके का प्रयोग करें, आपको ध्यान रखना है कि आप तरल हुए दूध को वापिस से ना जमाएं। दूसरा तरीका है बहता हुआ नल का पानी। आप जमे हुए दूध को बहते हुए नल के पानी के नीचे रख सकते हैं। तीसरा तरीका है दूध को गुनगुने पानी में रखें। आपने जिस पैकेट या बोतल में दूध को जमाया है, आप उसको किसी बर्तन में रखें और उस बर्तन में हल्का गर्म पानी रखें। चौथा तरीका है बोतल वार्मर। जब भी आप बोतल वार्मर खरीदें तो उसके निर्देश अच्छे से पढ़ें। हर बोतल वार्मर अलग होता है और बोतल वार्मर के अंदर एक अलार्म का प्रयोग किया जाता है। जब दूध का तापमान बच्चे के पीने लायक होगा तो अलार्म बज जाएगा। इस तरीके से आप इन विभिन्न प्रकार से आप थोइंग कर सकते हैं। जब भी आप बच्चे के पीने लायक बनाए तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले आपको तापमान की जांच करनी है। तापमान की जांच के लिए आप कलाई के अंदर वाले हिस्से पर दूध डालकर जांच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब दूध पिलाने से पहले आप दूध को अच्छे से मिलाएं ताकि दूध का तापमान सामान्य हो जाए।
धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। अब तक आपने जाना कि ब्रेस्ट मिल्क का संग्रहण कैसे किया जाता है एवं थोइंग क्या है और वो कैसे किया जा सकता है। अब आइए अब हम जानते हैं कि दुग्धपान कराने वाली महिलाएं दैनिक जीवन में अपने स्तनों की देखभाल कैसे कर सकती हैं। सबसे पहले स्तनों की देखभाल करने के लिए ज़रूरी है कि सौम्य साबुन का उपयोग किया जाए। जो महिलाएं स्तनपान करवाती हैं उन्हें सामान्य साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें नहाते वक्त सौम्य साबुन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की साबुन होती है एवं फेस वॉश में अलग प्रकार की साबुन होती है, सौम्य साबुन भी उसी प्रकार अलग तरह की साबुन होती है जो त्वचा को अधिक रूखा सूखा नहीं करती। अब हम जानेंगे कि स्तनों की सफाई के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। स्तनों की सफाई करने के लिए स्तनों को ऊपर से नीचे की तरफ इस दिशा में हाथों को घुमाकर ऐसे साबुन लगाकर इन्हें साफ़ किया जा सकता है, या फिर गोल गोल दिशा में अपने हाथों को घुमाकर साफ़ किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि दुग्धपान कराने से ठीक पहले स्तनों की सफाई कैसे की जा सकती है। हर बार दुग्धपान करवाने से पहले ज़रूरी नहीं है कि साबुन एवं पानी से सफाई की जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्तनों की सफाई करनी है तो उसके लिए केवल सादे पानी से या साफ़ कपड़े से स्तनों को साफ़ किया जा सकता है। फिर दुग्धपान कराते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों स्तनों से बराबर मात्रा में बच्चे को दुग्धपान कराया जाए। इससे ब्रेस्ट के आकार में भी कोई बदलाव नहीं आता और बच्चे को पोषण भी अच्छे प्रकार से मिलता है। अब हम जानेंगे कि दुग्धपान कराने के बाद कैसे स्तनों की सफाई की जा सकती है। हर बार स्तनपान करवाने के बाद स्तनों की सफाई करना जरूरी नहीं है। फिर भी अगर माता को लगता है तो ब्रेस्ट पर लगा हुआ दूध हटाया जा सकता है। साफ कपड़े का उपयोग करके या फिर सादे पानी से उस दूध को हटाया जा सकता है। कई महिलाएं जो स्तनपान करवाती हैं वो ब्रा का उपयोग नहीं करती। ऐसा करने पर ब्रेस्ट के आकार में भी बदलाव आ सकता है और माता को दर्द भी महसूस होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्तनपान करवाने वाली महिलाएं भी उचित साइज की यानी एडिक्वेट सपोर्ट के लिए ब्रा का उपयोग करें। इससे स्तनों को सपोर्ट भी मिलेगा और माँ को राहत भी मिलेगी, ना कोई दर्द महसूस होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो भी जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके बाद मेरी दोस्त आपको बताएंगी कि स्तनपान करवाने से माता एवं शिशु दोनों को कौन कौन से फायदे होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि स्तनपान का माँ के लिए, बच्चे के लिए और समुदाय के लिए क्या क्या महत्व है। बच्चे को शुरुआत के 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार की तरह काम करता है। शुरुआत के 6 महीने तक बच्चे को गाय, बकरी इत्यादि का दूध नहीं पिलाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को होने वाले फायदे के बारे में। माँ का दूध बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दूसरा है कि यह बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार की तरह काम करता है और यह बच्चे को पूर्ण आहार प्रदान करता है। यह बच्चे के लिए आसानी से पचाने योग्य होता है, जिससे कि बच्चे में कब्ज, दस्त, उल्टी इत्यादि की संभावनाएं कम हो जाती हैं और यह बच्चे में अस्थमा, दमा इत्यादि की संभावनाओं को भी कम कर देता है। इन सभी के साथ साथ जिन बच्चों का वजन कम होता है उनके वजन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। और माँ के दूध में DHA होता है जो बच्चे की मानसिक वृद्धि के लिए भी सहायक होता है। माँ का दूध बच्चे की हड्डियों को मजबूत करता है और डायबिटीज और मोटापे जैसी संभावनाओं को भी कम कर देता है। अब मैं आप सभी को माँ को होने वाले फायदे के बारे में बताऊंगी। स्तनपान कराने से माँ में स्तन और गर्भाशय की कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यह देखा गया है कि 12 माह तक लगातार स्तनपान कराने से स्तन कैंसर की संभावना है वो 4.3% कम हो जाती है। और यह देखा गया है कि 13 माह तक या उससे ज़्यादा समय तक स्तनपान कराने से ओवेरियन ट्यूमर की संभावना है वो 63% तक कम हो जाती है। दूध पिलाने से माँ में प्रोलैक्टिन का स्राव होता है, जिससे कि माँ शांत एवं रिलैक्स महसूस करती है। इसके साथ साथ लैक्टेशन से ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जो गर्भाशय को गर्भावस्था से पहले वाले आकार में लाने में सहायक होता है। माँ के दूध में प्रोलैक्टिन के कारण और माँ और बच्चे के बीच में संबंध है वो और अधिक अच्छा बन जाता है और बच्चा है वो सुरक्षित महसूस करता है।
अब मैं आप सभी को समुदाय को होने वाले फायदे के बारे में बताऊंगी। माँ का दूध है वो पूर्णतः पर्यावरण के अनुकूलित होता है और इससे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। यह पूर्णतः जीवाणु रहित होता है और बच्चे को किसी भी प्रकार का संक्रमण होने से बचाता है। यह परिवार और समुदाय दोनों के लिए लाभदायक होता है और यह लागत होती है उसमें को कम करता है और पाउडर वाले दूध में जो खर्चा आता है उसको भी कम करता है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि भारत में शुरुआत के 6 महीने में केवल स्तनपान कराने की दर है वो 63.7% है और जन्म के 1 घंटे में स्तनपान कराने की दर है वो 41.8% है। यह देखा गया है कि भारत में स्तनपान कराने की सबसे अधिक दर है वो झारखंड में है जो कि 76.1% है और सबसे कम दर है वो सिक्किम में है जो कि 28.3% है। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि उत्तराखंड में शुरुआत के 6 महीने में स्तनपान कराने की दर है वो 52.5% है और जन्म के 1 घंटे में स्तनपान कराने की दर है वो 41.3% है।